Thank you so much to DKT for this interview, as well as I have seen a lot of their interviews before. The strategy that people have shared has helped me, so I am very grateful. DKT एक इस मामले में आई यूज टू ऑल्सो, जब मैं एस्पिरेंट थी तो मैं भी DKT देखा करती थी. आई यूज टू सी द टॉपर्स टॉक देयर ऑल्सो. सो फॉर मी इट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑनर कि मुझे भी इसमें बोलने का मौका मिल रहा है. सो थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम है एकलव्य गौड़ है. मैंने इस साल हरियाणा सिविल सर्विसेज जुडिशियल ब्रांच 2024 में 5th रैंक हासिल किया है. आई एम थैंकफुल टू डेली नॉलेज ट्रैक बिकॉज इसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है सो दैट आई कैन शेयर अबाउट माई सेल्फ एंड सर्टेन टिप्स विच वुड बी हेल्पफुल टू द एस्पिरेंट्स. सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा. मेरी स्कूलिंग भारत के अलग अलग जगहों से हुई है. पटियाला, अमृतसर, मुंबई. उसके बाद मैंने लॉ करी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से. मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में है. ही इज़ इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर. ही इज़ करंटली ही इज़ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. मेरे ग्रैंडफादर भी पंजाब में एज जज रिटायर हुए थे, एज एडिशनल सेशन जज लुधियाना से ही. तो इस बैकग्राउंड की वजह से एक मेरे लिए भी ये था कि मैं भी इसी एग्ज़ाम में मैं कोशिश करूं और मैं भी जज लगूं. तो अब मैं थोड़ा अपने इसके जो एक स्ट्रैटेजी है एग्ज़ाम क्रैक करने की, उसके बारे में बताऊंगा. तो ये हम एक फेज में चलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम सिमिलरली एक जो एग्ज़ाम जिस पैटर्न पे होते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे. कमिंग टू प्रीलिम्स का मेरा ऐसा रहा है कि मेरा शुरू से प्रीलिम्स में आई हैव हैड नैक इन प्रीलिम्स. मेरा प्रीलिम्स हर बार मेरा क्लियर हुआ है और मैंने मेंस लिखे हैं. और मेरा फोकस ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ही था. मैंने इसके अलावा और किसी स्टेट में मैंने ध्यान नहीं दिया. और जहाँ पे प्रीलिम्स की बात आती है, इट वाज प्रीलिम्स मेरे लिए थोड़ा आसान था करना, क्योंकि मैंने शुरू से जब मैं कॉलेज में पढ़ते थे तो मैं बेयरएक्स पे फोकस करता था. और प्रीलिम्स का बेसिक स्ट्रैटेजी अगर हम देखें तो वो बेयरएक्स ही है. जो सिलेबस है मेंस और प्रीलिम्स का वो सेम ही है. सो जो सब्जेक्ट्स हमने मेंस के लिए पढ़ने हैं वही हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ने होते हैं. हाँ, थोड़ा फर्क होता है. एक प्रीलिम्स में कॉन्स्टिट्यूशन आता है और जनरल नॉलेज आती है. तो जहाँ पे मैं हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा. सो व्हेन इट कम्स टू हरियाणा वी हैव 125 क्वेश्चंस. Each question is of 4 marks. So entire exam is of 500 marks. और एक करेक्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं एंड रॉन्ग क्वेश्चन के 0.8 का नेगेटिव मार्किंग होती है. प्रीलिम्स के लिए अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि यू शुड हैव कमांड ओवर योर बेयरएक्ट्स. आपके जो भी सब्जेक्ट्स है उनके बेयरएक्ट्स पे आपका कमांड होना चाहिए. द लॉ, द सेक्शन, द प्रोविजंस एंड द सेक्शंस, द कीवर्ड्स, दे शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. सबसे पहले जब हमारा कमांड, मेरा तो ये मानना है कि अगर हम सिर्फ बेयरएक्ट्स पे कमांड कर लें, उसके बियॉन्ड हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है फॉर प्रीलिम्स. उसके बाद जो कुछ चीजें करनी है उसमें अकॉर्डिंग टू मी, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वंस यू आर थ्रू विद योर बेयरएक्ट्स, आपका प्रीलिम्स थ्रू है, वो आपका प्रीलिम्स क्लियर है. आप उसके बियॉन्ड जो भी तैयारी करोगे वो आपका एक ये होगा कि प्रीलिम्स में आपका स्कोर बढ़ा देगा. बट व्हेन इट कम्स टू कट ऑफ, आपका कट ऑफ क्लियर, थ्रेशोल्ड क्लियर होगा. वंस यू आर डन विद योर बेयरएक्ट्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. रादर प्रैक्टिस क्वेश्चन से बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो मैंने देखा है ज्यादातर बुक्स में, कई बार सोल्यूशन या उनकी आंसर की में थोड़ा एरर्स आ जाते हैं. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट दोज एरर्स. सो इट्स बेटर यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. मैंने नहीं सॉल्व किए, बट आई वुड जो जितना मैंने आई हैव हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड फ्रॉम माय पीयर्स, तो एक सिंगल्स की आती है बुक एंड एक परीक्षा मंथन है बाय समर्थ अग्रवाल हु इज अ फॉर्मर जज. दीज टू बुक्स आई वुड सजेस्ट. पर्सनली मैंने नहीं किया. इसके अलावा अब थोड़ा प्रीलिम्स में ना पंजाब एंड हरियाणा अब थोड़ा ट्रेंड ऐसे चेंज हो रहा है कि दे डोंट आस्क प्योरली फ्रॉम बेयर एक्ट. नाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम
योर टेक्स्ट बुक्स या जो रेफरेंस बुक्स आती है मेंस के लिए उससे भी आने लगी है. सो उसके बाद आपका थर्ड स्टेप ये आएगा, आप जो मेंस की टेक्स्ट बुक्स हैं, आपकी कोई भी आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं, आप उनको भी पढ़िए. उसमें जो लैंडमार्क हर टॉपिक पे हर सब्जेक्ट पे लैंडमार्क केसेस आते हैं, आप उनको पढ़िए, उन पे एक थोड़ा ग्रास हासिल करो. But overall, again, I will repeat. It would be reiteration, and it would to. I mean, at the risk of repetition, again, मैं ये कहूँगा, bear act. Simply hold command over the bear acts. I discuss about bear acts. Constitution पे हमेशा primary focus मेरा रहा है bear act. उसमें मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, and again constitution का भी bear act पढ़ा, तो उसमें मेरा focus था citizenship, fundamental rights. जो जुडिशरी वाला चैप्टर है, और थोड़ा बहुत इमरजेंसी, इलेक्शंस, पार्लियामेंट, इन चीजों पे रहा है. बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जुडिशरी में फंडामेंटल राइट्स आती है. नाउ व्हेन इट कम्स टू जीके का तो जीके जो है, इट इज जीके का तो ये है कि एनीथिंग अंडर द सन, तो हम इसको बाइफर्केट नहीं कर सकते. क्वेश्चन में बस होता है आपकी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स. सो आप थोड़ा अपने न्यूज़पेपर के साथ अपडेटेड रहिए. You can go for any newspaper जहाँ पे competitive exam की बात होती है. I would suggest कि for judiciary, Indian Express is a good newspaper. The Hindu भी है, it's up to you. आप कौन सा पढ़ोगे. उसके अलावा अगर जीके पढ़नी है तो बुक जो अगर कोई पढ़नी है, एनी जीके बुक, एनी गुड जीके बुक, चाहे वो टाटा मैकग्रॉ हिल की है, चाहे वो पियर्सन की है, या कोई भी हो, या लूसेंट की भी है. 2-4 ऐसे सोर्सेज हैं. आप कोई भी एक बुक लीजिए, stick to it, and you should go and stick to it, और उसको अच्छे से करो. अगेन अब प्रीलिम्स में जीके और कॉन्स्टिट्यूशन की वेटेज उतनी नहीं है, सो उसको टाइम देने की जरूरत नहीं है. एक एग्जाम की वेटेज के हिसाब से उसको आप देखो. इनफैक्ट आप प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लोगे, वो कोई ना कोई उसमें रिपीट हो जाता है, इट इज हेल्पफुल एंड यू आर एबल टू आंसर इट. नहीं भी अगर आप करोगे, अगर आप सिर्फ लॉ वाले पे ही उसको अच्छे से कर दोगे, यू विल क्रैक द एग्जाम. एंड प्रीलिम्स इज अबाउट क्रैकिंग द एग्जाम, नॉट योर मार्क्स विल नॉट मैटर. ये आता है प्रीलिम्स का. सो नाउ व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग द एग्जाम, द प्रीलिम एग्जाम, now the fact that we have now 125 questions, how many questions should we attempt, how should we go about the guesswork? My suggestion, considering the current pattern, is the current pattern. If we consider, we are seeing that the cutoff in particular with respect to the general category, it is going very high. For example, इस पर हरियाणा में it went to 389.6, last year in Punjab it went to 393. So that means that you should be attempting at least 115 questions. I attempted all 125 questions, and I've got about 15 to 16 questions wrong. So my prelim score was fairly comfortable. So what my suggestion is that, irrespective, because we cannot anticipate the cutoff beforehand, that it depends on the level of the exam, the nature of the competition, like the number of candidates who have appeared. So my suggestion would always be that attempt as many questions as you can, because when we consider the success rate as compared to the negative marking, the margin is quite big. So if you attempt one correct question, gets nullified by 5 wrong questions. So attempt as many questions as you can. Your attempt should be minimum 115 questions, and if you can go beyond that, then nothing like it. But below 115, I would personally recommend not to attempt. I did not join any prelims test series. However, numerous coaching institutes, they do have their prelims test series. Some have paid test series, some also offer free test series that you can find out from you can find out online or through your friends, or numerous groups which are there on Telegram and WhatsApp. So this is broadly the prelims strategy and how you should go about it. Next we come to mains. When it comes to mains is basically as compared with prelims, which is basically an MCQ test where you have to choose a correct option. Mains is rather the subjective exam where you have to write the answers, and here you have the liberty
to give an answer and also to explain yourself, which is not there in prelims, because prelims is either you're right or you're wrong. There is no justification which you can offer. Your preparation for mains you should be ideally you should be prepared for your prelims and mains before or in fact as soon as the exam is notified. But I would say that once you're done with the prelims, immediately you get the answer key and you can get to know your score. And once you consider that your score is within the range which the average range of cutoffs of the previous cutoffs, I would rather suggest you should start preparing for your mains from day one itself. Now, mains in mains we have in Haryana we have 5 exams: Civil Law 1, Civil Law 2, Criminal Law. Then we have 2 languages, English and Hindi. The law exams are of 200 marks each. English is of 200 marks and Hindi is of 100 marks. We will go paper wise. Civil Law 1 has roughly about 9 to 10 subjects. So which we have basically, first we have the and Indian Evidence Act. It is common to both Civil 1 as well as Criminal Law. So in Civil Law 1 we have CPC, Code of Civil Procedure, Indian Evidence Act, Indian Contract Act, the local Rent Act, which in Haryana, which is the Haryana Urban Rent Control Act 1973, then the Partnership Act, Sale of Goods Act. When it comes to sources for preparing for mains, the sources are numerous. अलग-अलग हर किसी के अलग रहा है. कुछ लोग अपने कोचिंग लेते हैं, उनके रेफरेंस नोट्स आते हैं, कोई टेक्स्ट बुक्स आती हैं. Then we have AK Jain. In my case, I have not taken any coaching. I did my preparation on my own. However, I had taken mains handwriting test series with Kaushal sir from Kaushal Study Academy, Chandigarh, and also I had taken certain notes from Kaushal sir for different subjects like CRPC, Evidence Act, Hindu Law, Contract Act, Special Relief Act. So for certain subjects I had referred to his notes. And also I had attended the mains test series. So sir also had discussed the broad strategy of answer writing with us. Apart from that, I also had access to certain notes of Anil Khanna sir, who is also based in Sector 17 Chandigarh, who takes his coaching in collaboration with Unacademy. Basically, my sources for different subjects were different. I refer to different books for different subjects. For example, for CPC, I mainly studied from Takwani, CK Takwani. Then for Indian Evidence Act, I refer to both the notes as well as Bhattoklal and certain references from Ratna Dhirajlal. For Indian Evidence Act, I also studied from AK Jain. Then for Indian Contract Act, I studied from RK Bangia and AK Jain and certain references from Avtar Singh. Then we have Partnership Act. For Partnership Act, I refer to Bangia. For Sale of Goods Act, I refer to Bangia. For Haryana Rent Control Act, mainly Bear Act and online, just searching online the cases for the Rent Act. For Punjab Control Act, again Bear Act and certain latest developments, which in fact was asked in the mains as well this time. फिर और Specific Relief Act. Specific Relief Act जो है हम उसको माइनर्स में ले लेते हैं, बट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, क्योंकि हमारा जितना भी सिविल लॉ है, मोस्टली सिविल लॉ की रेमेडीज ही हमें मोस्टली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मिलती हैं. और इस पर अगर आपने एग्जाम्स जो सिविल लॉ 1 का पेपर देखा होगा, उसमें काफ़ी क्वेश्चन इस बार सरप्राइजिंगली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से आए थे. सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए मैंने कौशल सर के नोट से पढ़ा था, थोड़ा लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देखी थी, एंड अवतार सिंह की बुक से पढ़ा था मैंने. एंड उसके अलावा जो अगर हम कोर एरियाज की बात करें कि हमको क्या पूछना चाहिए, तो अगर हम सीपीसी की बात करते हैं, सो सीपीसी में ऑनेस्टली मैंने जो टकवानी है वो मैंने कवर टू कवर ही बुक को
कवर किया था, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वीड आउट या एलिमिनेट कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज एनी टाइम कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड दैट विल अल्टीमेटली उसमें इट वाज आवर लॉस. व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग इट इज ऑलवेज बेटर कि हम पूरा सिलेबस करें. एक तो आपकी it is a competitive exam, you don't know how others are preparing. There are people who are doing selective study, some people do because we have all kinds of people who do selective study, they also manage to clear. People who do the syllabus, sometimes people who complete the entire syllabus, either sometimes they clear, sometimes unfortunately they are not able to clear. So ये पूरा लक पे आ जाता है, बट वी शुड नॉट लीव इट टू चांस. रादर हर टॉपिक को आप कवर करिए. एंड ऑल्सो दैट इट इज इम्पोर्टेंट, जब आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बिकम अ जज एंड यू आर देयर टू गिव जस्टिस. सो वाई फर्स्ट योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू गिव जस्टिस टू योर प्रेपरेशन. गिविंग जस्टिस टू योर सेल्फ, टू योर प्रेपरेशन, ओनली देन यू विल बी वेरी इफेक्ट. अब वहां पे आपके सामने आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा और वहां पे आपके सामने you're faced with the case, what are you going to do? You're not going to tell anyone that I have not studied it. मैंने उस टाइम पे नहीं पढ़ा था. No, एक ऑनेस्ट प्रेपरेशन होनी चाहिए आपकी. सो सीपीसी टकवाने पे मेरा हमेशा था कि आई कवर्ड एवरी एस्पेक्ट. उसको वो जितने भी उसके चैप्टर्स थे, व्हेन द पार्ट डीलिंग विद सूट्स, एग्जीक्यूशंस, अपील, रिव्यू, रिवीजन, एवरीथिंग मैंने उसको अच्छे से करा था. एंड दिस टाइम अराउंड सीपीसी की ज्यादा वेटेज नहीं मिली, बट नेवरदलेस it will ultimately, your preparation never goes waste. Irrespective of you clear the exam, you don't clear the exam, your studies or knowledge never go in vain. Indian Contract Act, again मैंने सारे topics करे थे. I gave special focus on the topic which deals with damages. मैंने जो उसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, बेलमेंट प्लेज, मैंने वो भी उसको भी पढ़ा था. ऑल्दो उस पे क्वेश्चंस नहीं आते, आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान उसको स्किप कर सकते हो, बट अगेन आई विल सजेस्ट कि स्किप ना ही करें तो बेटर रहेगा. सो मैंने उतना फोकस नहीं दिया, बट आई स्टिल हैड सम कुछ क्वेश्चन अगर आ गया कुछ लिखने लायक होना चाहिए, सो उसको भी मैंने थोड़ा पढ़ा था. देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसमें ना वो सिविल वन और क्रिमिनल लॉ में दोनों का कॉमन है. तो अगर आप एविडेंस एक्ट को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन में 10 to 15-20% आपका कवर हो जाता है, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज कॉमन. अब एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन एविडेंस. मतलब इन केस ऑफ एविडेंस नॉर्मली ऐसा होता है कि जब सिविल वन में है तो एविडेंस में सिविल के रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं, व्हेन इट पर्टेन्स टू से कुछ भी जो विच पर्टेन्स सिविल लॉ, चाहे वो एडमिशंस का पार्ट हो गया या कैरेक्टर, डैमेजेस. उसके अलावा जैसे सेक्शन 91, 92 आपका बर्डन ऑफ प्रूफ वाला एस्पेक्ट वो ज्यादा होता है. तो एविडेंस एक्ट अगेन पूरा ही कवर करना चाहिए, बट उसमें कोर टॉपिक्स होते हैं जो हमको पढ़ेंगे. सो अभी मैं एविडेंस एक्ट का कोर टॉपिक्स इसे मैं थोड़ा भी बताया, तो अब उसकी इसकी रेपिटेशन मैं क्रिमिनल लॉ में भी कर लूंगा. सो एविडेंस एक्ट में आपका थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट आपका एक एविडेंस पे थोड़ा इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए. एंड देन आपका उस पे उसके अलावा जो डेफिनेशंस वाला एस्पेक्ट है, डेफिनेशंस को अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. फिर आपका सेक्शन 6 रेस्ट चेस्ट आता है इंपॉर्टेंट. देन यू हैव सेक्शन 8 which deals with motive. फिर सेक्शन 9 जिसमें हम normally टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करते हैं, which was asked this time in the exam. सेक्शन 10 जो कॉन्स्पिरेसी की बात करता है. देन सेक्शन 11. फिर सेक्शन 14 जो स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी उसकी बात करता है, इट इज इम्पोर्टेंट. फिर आपका 17 ऑनवर्ड्स आपके एडमिशंस एंड कन्फेशंस आ जाता है. व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एडमिशंस, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एडमिशंस, what are confessions, what is the difference between admission and confession, when a confession relevant, when the confession are not relevant, retracted confession, judicial confession, extrajudicial confession, everything. उसके अलावा section 21, 21 then 24, 25 जो है confession to police in police custody. Section 27 recovery evidence, which is very very important. Then section 29, section 30 evidential value of confession by co-accused. First section 31, section 31 which talks about when that admissions name may operate as estoppel but they are not conclusive proof.
फिर सेक्शन 32 आता है जो विच डील्स विद डाइंग डिक्लेरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होनी चाहिए सेक्शन 32। उसके बाद देन वी जंप टू relevance of judgment section 41 40 42 44, then expert opinion 45, कैरेक्टर एविडेंस वो सेक्शन 50 ऑनवर्ड्स है। फिर वो उसके अलावा हमारा ये आ जाता है फैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी प्रूव्ड, देन प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस जो एक सेक्शन 59, देन वी हैव जो ओरल एविडेंस का होता है शुड बी डायरेक्ट, एंड देन रिटन के बारे में आता है कि शुड बी जो प्राइमरी एविडेंस कौन सा होता है, सेकेंडरी एविडेंस कौन सा होता है, इन विच केसेस वी कैन गिव सेकेंडरी एविडेंस। फिर उसके बाद वी कैन ऑल्सो उसके बाद देन बीच का जो मैं इफ आई एम स्किपिंग सर्टेन पार्ट्स वो उसका एक आइडिया होना चाहिए, बट ये कोर एरियाज है जो मैं जिसका मैं मेंशन कर रहा हूँ। देन वी हैव द बेस्ट एविडेंस रूल सेक्शन 91 92, देन वी हैव वो अच्छे से उसके ऊपर एक क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। देन बर्डन ऑफ प्रूफ आता है। फिर उसके बाद सेक्शन 112 जो उसका बर्थ ड्यूरिंग विच डील्स विद बर्थ ड्यूरिंग मैरिज सेक्शन। देन वी हैव सेक्शन 114 certain facts which of which a court which the court may presume with certain facts, section 114 वो उसको हम section 133 accomplice evidence के भी relate करते हैं। so ये वो topic हो गया। उसके बाद 115 which deals with estoppel वो important हो जाता है काफी। फिर उस after that competent witness कौन होते हैं, section 118, सेक्शन 120 जो वहाँ पे स्पाउस वेदर द स्पाउस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। उसके अलावा जो सेक्शन 124 हो गया या जो ये ऑफिशियल एविडेंस है, इस पे भी मैंने लाइक आई हैड स्टडीड बट आई विल नॉट मेंशन इट पार्ट ऑफ अ कोर्स, बट अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपकी प्रेपरेशन आपको पूरा सिलेबस आपका कवर्ड होना चाहिए। इट्स गिवन इन सिलेबस, इट्स अ पार्ट ऑफ द लॉ, एंड आपकी प्रॉबेबली आपके हमारे एग्जाम में नहीं पूछते बट प्रैक्टिकली तो ये इसका काफ़ी इन चीज़ों का रेफरेंस आता है। देन 133 अकम्प्लिस एविडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद कोरोबरेटिव एविडेंस, कॉन्ट्राडिक्टिव एविडेंस 145 157। सो ये ब्रॉडली सेक्शन 165 ऑल्सो जो मैजिस्ट्रेट विच डील्स विद द पावर ऑफ द कोर्ट कैन कॉल फॉर एविडेंस एट द कोर्ट कैन एग्जामिन एनी पर्सन। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट का ये ब्रॉड इसका ये है। एंड इसका अगेन आई विल से कि मेरा रेफरेंस वो इसका मेरा रेफरेंस वाज कौशल सर्स नोट्स, ए.के. जैन एंड रतला धीरजलाल। बटुकलाल भी मैंने क्योंकि वो कॉलेज के टाइम से टेक्स्ट बुक थी सो वो रहा। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट के लिए आई रेफर टू बांग्या, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आई रेफर टू बांग्या। सो दिस इज ब्रॉडली माय स्ट्रैटेजी। एंड मेरा जो टेक्स्ट बुक्स जो स्ट्रैटेजी जो मेरी पढ़ा सोर्सेस था मेनली मेरा वो ही था जो टेक्स्ट बुक्स मैंने कॉलेज टाइम से मैंने आई वाज रेफरिंग टू बुक्स, दोस बुक्स आई वाज स्टडिंग फॉर दीज। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप कोई भी अगर इसके कर रहे हो, probably I feel that it was my drawback कि मैं थोड़ा मल्टीपल सोर्सेज पे जाता था। आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी एक सोर्स पे स्टिक करें, उसके साथ आप थॉरो होइए और उसको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ कीप अपडेटिंग इट। नाउ वी कम टू पेपर 2 जो सिविल लॉ 2। इसमें हमारे सब्जेक्ट्स लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं। इसमें एक वी हैव हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट एंड कस्टमरी लॉ। इसमें पेपर 2 में अगर हम बात करें मैक्सिमम वेटेज दी जाती है हिंदू लॉ को। उसके बाद देन वी हैव मुस्लिम लॉ पे क्वेश्चंस आते हैं। देन वी हैव अबाउट 1 2 क्वेश्चंस फ्रॉम लिमिटेशन एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। कस्टमरी लॉ पे it's more of a चांस, पूछा जाता है नहीं पूछा जाता, पूछते नहीं पूछते। हिंदू लॉ का जो मेरा सोर्स रहा है इट हैज बीन पारस दीवान, ए.के. जैन एंड अगेन कौशल सर्स नोट्स। ऑल्सो अनिल खन्ना सर के नोट्स भी मैंने रेफर किए थे। एंड मेरा इनके एक नोट से मैंने अलग अलग ये सोर्सेस आई मेड माई अंडरस्टैंडिंग एंड मैंने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया था।
उसको मैंने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ रिलेट करके अपडेटेड लीगल पोजीशन एक क्लियर करके रखी थी which I would present in my paper for Hindu law. For Muslim law, I was purely dependent on A.K. Jain. मतलब मेरे in my view the book is more than, it is very brief, crisp, clear, and it evinces your interest in Muslim law. जो मुझे एक fear factor था with Muslim law, considering the fact that कि मैंने इस पे कोचिंग नहीं ली है, but तो एक वो खुद से करने के लिए तो A.K. Jain it is more than sufficient. However, मैंने एक from one of my friends जब मैंने अपना बना एक्सप्रेस की मुस्लिम लॉ मुझे थोड़ा ड्राई लगता है या मुझे थोड़ा वीक लगता है, so they said कि once you refer to Anil Khanna sir's classes on Muslim law, I think that would become your favorite subject. So Muslim law के लिए मेरा source वो had been A.K. Jain. Then for Limitation Act, I refer to notes from one of the teachers who is associated with Anil Khanna sir. For Registration Act, Bear Act, and Cautious, I had taken notes from Cautious sir. कस्टमरी लॉ के लिए तो टेलीग्राम पे एक बुक आती है, आई थिंक वो सिंगल्स की है या कोई बुक है विच उसका मैं आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम, तो उसके लिए वो पढ़ा था मैंने. देन वी कम टू पेपर 3, जो क्रिमिनल लॉ पेपर है, उसमें भी हाँ IPC इंडियन पेनल कोड विच इज नाउ BNS, और फिर वो देन वी हैव CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो अब BNSS हो गया है, और एविडेंस एक्ट विच इज नाउ BSA. IPC के लिए मेरा मेन सोर्स जो था वो था बेयर एक्ट प्लस दिस बुक बाय PS पिल्ले, एंड उसको मैंने थोड़ा सप्लीमेंट करने के लिए मैंने अनिल खन्ना सर के नोट्स को थोड़ा रेफरेंस लिया था, और थोड़ा A.K. जैन की जो क्रिमिनल लॉ पार्ट 1 पार्ट 2 3 उनके थोड़ा रेफरेंस लिया था, ज़्यादा उसके पे नहीं था. एंड उसके बाद जो CRPC आता है, CRPC के लिए आई मेनली रेफर टू केलकर्स लेक्चर्स, नॉट द बिग वन, द जो लेक्चर्स थी उसको मैंने पढ़ा. जो बड़ी वाली बुक है उससे मैं थोड़ा बीच में कहीं मुझे जरूरत लगे रेफरेंस के लिए तो ये, बट मोस्टली आई वाज कन्फाइंड टू केलकर्स लेक्चर्स, और थोड़ा उसमें मैंने A.K. जैन का नोट्स और CRPC, तो कॉन्स्टेंटली उस पर कोई ना कोई केस लॉ अपडेट आता ही रहता है, सो मैं उसका ट्रैक रखता था ऑनलाइन, तो उसका कॉन्स्टेंट ट्रैक रखा हुआ था मैंने. एंड एविडेंस एक्ट का अगेन जो था कि उसका कोर एरियाज, वो मैंने सिविल लॉ 1 के साथ मैंने उसका डिस्कस करा था डिटेल में. सो बेसिकली कोर एरियाज, उसके लिए मेरा रेफरेंस था कौशिक सर के नोट्स, अनिल खन्ना सर के नोट्स का भी मैंने रेफरेंस लिया था. देन A.K. जैन एंड बटुकलाल एंड रत्नादियाल. तो ये थोड़ा थोड़ा रेफरेंस में ऑफ एंड ऑन लेता रहता था पहले, बिकॉज जब हमारे एग्जाम पास आ जाता है मेंस का, जब एग्जाम पास आ जाता है देन वी कैन नॉट अफोर्ड टू रेफर टू मल्टीपल सोर्सेज, तो उसके लिए आप एक सिंगल सोर्स के लिए के साथ स्टिक करते हो. सो मेरा सिंगल सोर्स था जो कौशल सर के नोट्स पढ़े मैंने एविडेंस एक्ट के, तो जो मैंने दूसरे इधर उधर से रेफरेंस लेता रहता था मैं, तो उसको मैंने अपने कौशल सर के नोट्स में ही उसमें मैं पॉइंटर्स ऐड ऑन कर देता था, और उस पर वो केस लॉस भी जो होते थे वो मैं ऐड कर लेता था. सो दिस इज व्हाट ये मेरा मेंस का स्टडी एंड जो ये रेफरेंस मटेरियल है. कोर एरियाज जो हैं वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्टिव से कि ये कोर एरिया है, जो मैं जिसमें एविडेंस एक्ट में मुझे रिलेटिवली इजी लगा, सो वो मैंने बता दिया. बट इन अदर सब्जेक्ट्स आई हैव कवर्ड एवरी टॉपिक. इन मुस्लिम लॉ में अभी तक उस पे जो सक्सेशन पे क्वेश्चन कम आता है, क्योंकि वो थोड़ा मेरा काफ़ी वीक पॉइंट रहा है, तो मैंने आई ट्राई टू स्टडी, बट उस पर नहीं पूछते हैं. बट उसके अलावा गिफ्ट जो होता है, हिबा हो गया, निकाह और तलाक, डिवोर्स एंड एवरीथिंग, जो एक कोर एस्पेक्ट्स हो जाते हैं मुस्लिम लॉ के. एंड उस पर भी वक़फ़ पे भी क्वेश्चन आते ही आते एक ना एक. तो ये मेरा मेनली एक रहा है कि reference and study material and the subjects, the chapters or topics which I covered. Now coming to the mains answer writing, जो strategy क्या है, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए. So there are various institutes, काफ़ी institutes आपको मिलेंगे. There in Delhi में, चंडीगढ़ में. So since I am based in Ludhiana,
तो मेरे को तो चंडीगढ़ वाज मोर कन्वीनियंट फॉर मी, तो मैं दिल्ली नहीं गया। एंड मैंने जो मेंस टेस्ट सीरीज करी थी वो मैंने कौशल सर की मेंस टेस्ट सीरीज किया ज्वाइन की थी। कुछ टेस्ट मैंने ऑफलाइन दिए थे, कुछ बाकी मैं ऑनलाइन देता रहा था। सो वो टेस्ट सीरीज मैंने करी थी, बट वो मैंने एग्जाम से पहले की थी। एंड दैट टेस्ट सीरीज में सर ने बहुत अच्छे से, कौशल सर ने बहुत अच्छे से मेंस आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी या उसके बारे में हमें समझाया था। सो द आइडिया बिहाइंड मेंस, द मेन स्ट्रैटेजी बिहाइंड राइटिंग योर मेंस टेस्ट सीरीज इज आपकी खुद की राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए बिफोर द एग्जाम। यू मस्ट राइट एवरी डे। आपकी रोज का आपका 30-40 मिनट्स आपको रोज राइटिंग करो, क्योंकि मेंस का जहाँ पे प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स ओनली अबाउट क्लियरिंग, बट मेंस में इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्लियरिंग। आपको उसमें यू हैव टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो हरियाणा में जो थ्रेशोल्ड है वो इन पर्टिकुलर जनरल कैटेगरी के लिए 450 का है। सो आपका होना चाहिए कि आपका स्कोर मैक्सिमम होना चाहिए, सो दैट यू नो अगर आपको इंटरव्यू में कहीं अनफॉर्चुनेटली मतलब बाई चांस आपको अच्छे मार्क्स ना मिले तो आप कंफर्टेबल मार्जिन के साथ यू शुड मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। सो आपका रोज का एक यू शुड प्रैक्टिस राइटिंग 30 मिनट्स का आप कर लो। मैं यही करता था कि मैं जो ड्यूरिंग जब ये मेंस की जो डेट अनाउंस हुई थी अप्रोक्सीमेटली 21st ऑफ मई को अनाउंस हुई थी 2024। सो उसके बाद जैसे आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, वो जब आपकी डेट शीट आई थी यू गेट इन द फुल मिशन मोड की अब प्रेपरेशन है अपना। अब वो लैक्सिटी आप छोड़ देते हो कि अब तो एक टाइम कम है। तो उस टाइम पे मैंने हो गया था कि आई मेड इट रिलीजियसली 30 मिनट्स 40 मिनट्स मैंने लिखना शुरू किया। ये जो 30-40 मिनट्स हैं पर्टिकुलरली इन माय केस, इट आई बिलीव ये जब आपको समझाते हैं कि आप ये रोज लिखो, मुझे तो ये लगता है कि इट इज ईजियर सेड दैन डन। बिकॉज जब हम तैयारी कर रहे होते हैं मेंस के लिए, मतलब कोई टाइम का कोई हिसाब नहीं रहता। आपको पूरा दिन पूरी रात निकल जाती है एंड यू थिंक स्टिल थिंकिंग मेरा जो डेली का जो गोल है वो मेरा पूरा नहीं हो रहा, और उसमें से 30 मिनट्स स्पेसिफिकली राइटिंग के लिए निकालना वो एक वो डिफिकल्टी हो जाती है। और जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स को ये भी एक डिफिकल्टी आती है कि अगर आपके मेंस की प्रिपरेशन आपकी अप टू द मार्क नहीं है, सो आप राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे, इन द सेंस कि आप लिखोगे क्या, व्हाट विल यू राइट। कि अभी मेरे को कोई भी टॉपिक पे अगर अभी इस टाइम पे मुझे कोई क्वेश्चन पूछे, आई कैन आंसर इट। उसके बारे में एक ब्रीफ में मैं बता सकता हूँ, उसके एक जो यू नो बर्ड्स आई व्यू होता है कि वो इट डील्स विद दिस। लेकिन जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, जब हम मेंस में लिख रहे होते हैं, तो उसमें आपको उसके डिटेल्स में जाएंगे, उसका एक कोई कुछ भी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, इंट्रोडक्शन है, वो सब देंगे। वो डिटेल यू आर नॉट रेडी विद इट। सो जब आप ब्रीफली आप उसको 4-5 लाइन्स में कर दोगे, बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट 4-5 लाइन्स और राइटिंग फुल फ्लेज आंसर। सो ये एक प्रॉब्लम जो मेरे साथ भी हुई है और काफी कॉमन है। तो क्या लिखें कब, बट वट एवर इट इज, आई थिंक फिर भी आई वुड से कि अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, स्टिल यू नो हैव अ गुड आइडिया अबाउट एनीथिंग, आप लिखो। राइट, वेदर आपको लिखना कुछ है नहीं है, आप लिखो 30 मिनट्स का, आप लिखो, आपका स्पीड बनेगी। क्योंकि मेंस का ना पर्टिकुलरली हरियाणा और पंजाब में इट इज अबाउट स्पीड, इट इज अबाउट स्पीड एंड कंप्लीटिंग अ पेपर। I've been cracking my prelims, but मेरे को मेंस में हमेशा ये दिक्कत आ रही थी, मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता था। एंड ये आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को आई डिड नॉट टेक इट सीरियसली। सो फॉर दिस रीजन I was unable to go beyond mains. Now this time around, I was very particular about answer writing. So this time I managed to मतलब मैं आंसर्स लिख पाया, उसको मैं प्रॉपरली आंसर्स लिख पाया अपना एग्जाम में, एंड दैट इज व्हाई नाउ I was fortunately with God's grace मैंने एग्जाम क्रैक किया, एंड नाउ I've achieved 5th rank. सो मैंने ये आंसर राइटिंग मैंने रोज करी थी। मुझे कभी कभी ये लगता है कि आई स्टार्टेड बिट लेट। आई स्टार्टेड जब डेट शीट अनाउंस हुई थी। मैं रादर सजेस्ट करूंगा जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाए, आप उससे के तब से ही आप राइटिंग शुरू कर लो, प्रैक्टिस। और टेस्ट सीरीज जो है मैंने कौशल सर की करी थी, और भी टेस्ट सीरीज आती है बाकी इंस्टीट्यूट्स की आती हैं। दिल्ली में एपीएस है, या और जो 2-4 मैंने सुने हैं, दिल्ली में एपीएस हो गया, चंडीगढ़ में कौशल सर हैं, एक वो ब्राड सर का बोलते हैं, और एक कोई जेनिथ का है। सो
आप कोई भी टेस्ट सीरीज, एनी टेस्ट सीरीज यू कैन गो फॉर, बिकॉज आइडिया बिहाइंड टेस्ट सीरीज इज अबाउट राइटिंग. आपकी एक राइटिंग प्रैक्टिस की है. आपको वहां पे इंस्टीट्यूट में कितने, आपके टेस्ट में आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, आपको 150 मिल रहे हैं 200 में से, आपको 50 मिल रहे हैं या 60 मिल रहे हैं या फेल हो रहे हो, दैट डज नॉट मैटर, बिकॉज वो टेस्ट सीरीज के मार्क्स आर नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल. आपके ये पे जो मेंस का एग्जाम है, जो आपका एक्चुअल एग्जाम दोगे, उसके मार्क्स मैटर करेंगे. सो एनी टेस्ट सीरीज, आई वाज एसोसिएटेड विद कौशल सर, एंड मुझे उनका थोड़ा, उन्होंने पर्सनल, जो आपको हर एक कैंडिडेट को ही गिव्स अ पर्सनल टच, एक बार वो देते हैं, हर बंदे को एक बहुत सिंसियर गाइडेंस देते हैं. सो मैंने उनके साथ किया था. बट आप कोई भी इंस्टीट्यूट की कर लो, दे आर ऑल इक्वली गुड. एंड दिस टाइम अराउंड इनफैक्ट रादर द एग्जाम जो आया था इस बार, तो मोस्टली सारा प्रोपोजिशन बेस्ड आया है. वी वर यूज्ड टू सिंगल पेज क्वेश्चन पेपर. इस बार तो इट वाज रनिंग इनटू 4 पेजेस. सो इट वाज लाइक सरप्राइज फॉर एवरीवन. सो इस बार तो ये था कि बस आपकी अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हुई होती, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू मैनेज टू कंप्लीट द पेपर. अगर नहीं हुआ तो इस बार जैसे देखा है कि सिविल 1 में काफी मेनी पीपल हैव अनफॉर्चुनेटली उनके मार्क्स थोड़े कम आए. कुछ पीपल ऑल्सो उनका मतलब दे फेल्ड. सो वो दैट वाज बिकॉज इट वाज अ फर्स्ट एग्जाम, और वो ऐसा शॉकिंग पेपर आया. इनफैक्ट मेरे साथ भी यही हुआ था. मेरे फर्स्ट 15 मिनट्स 5 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम, जो नॉर्मली मिलता नहीं, बट इस बार मिल गया, तो 5 मिनट्स ऑफ द रीडिंग टाइम एंड 10 मिनट्स आफ्टर द राइटिंग टाइम स्टार्टेड, मेरे 15 मिनट्स फर्स्ट क्वेश्चन को समझने में लग गए थे. 10 मिनट निकल गए एंड मैंने लिखना स्टार्ट नहीं किया था. एंड एनी पीपल हु आर एसोसिएटेड विद मेंस, दे नो द वैल्यू कि 10 मिनट्स अगर आपका बिना लिखे आपने ऐसे वेस्ट कर दिया, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. बट फॉर्चुनेटली आई मैनेज्ड इट बिकॉज आई हैड प्रैक्टिस्ड इट. सो ये एक वो है. सो दिस इज माय मेनली मेंस टेस्ट सीरीज. जो मेंस का राइटिंग स्ट्रैटेजी है वो है. उसके बाद इट कमिंग टू इंटरव्यू. नॉर्मली जो हम प्रीवियस ट्रेंड हम देख रहे थे हरियाणा और पंजाब का, जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो इंटरव्यूज यूजुअली दे स्टार्टेड 1 month आफ्टर द रिजल्ट. दिस टाइम इन्होंने 1.5 month का टाइम मिलता था. इस बार जो हरियाणा में रिजल्ट के बाद ज्यादा टाइम नहीं मिला. इन्होंने इमिडिएटली रिजल्ट के 10 to 15 days बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया था. सो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे, even it was difficult for them to arrange for the proper coaching. Normally many institutes वो एक proper panel बिठाते हैं, उसमें वो serving retired judges को बुलाते हैं, but इस बार उनके पास भी टाइम नहीं था. logistics issue आ रहे थे because of positive time. So I will discuss my interview strategy. जैसे रिजल्ट आया, so मैंने जो इंटरव्यू के लिए था, so I contacted Kaushal sir, Anil Khanna sir, and Urvijay Brar sir, as well as APS जो है अभी प्रताप सिंह सर दिल्ली में. APS सर ने जो था, इन्होंने one day he personally came to चंडीगढ़, और उन्होंने mock interview session, एक सेशन कंडक्ट किया था. It was a nice and a wonderful session. देन अनिल खन्ना सर के साथ उन्होंने भी अच्छा इंटरव्यू सेशन, उन्होंने पहले जो इंटरव्यू में पहले दे शेयर्ड अ स्ट्रैटेजी वीडियो कि हाउ टू इंटरव्यू के कैसे क्या होना चाहिए, द डूज एंड डोंट्स, हाउ टू प्रिपेयर, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे बोलना है, कैसे आपका आपके बैठने का एंड एवरीथिंग, एंड मोटिवेशन अनिल खन्ना सर ने बहुत अच्छे से किया था. एंड देन उसके बाद उन्होंने सर ने एक मॉक सेशन भी कंडक्ट करा था, और उसमें ही ऑल्सो हेल्प कि आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फेवरेट सब्जेक्ट. आपका जो तो अगर आपका गैप आ रहा है तो क्या होना चाहिए. सर वाज वेरी वेरी हेल्पफुल इन दैट एस्पेक्ट. फिर मैंने कौशल सर के भी मैं चंडीगढ़ चला गया था ड्यूरिंग माय इंटरव्यू, तो मैं वहाँ पे 2-4 दिन वहाँ रहा. तो कौशल सर के साथ मल्टीपल सेशंस हुए. एक दिन में ही 2-3 सेशंस होते थे, और वो फिर 2-3 दिन मैंने सर के साथ किया था. तो कौशल सर होते थे, रोशनी मैम होते थे, और and there was one more, but there was another teacher who's I am sorry मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा. आई थिंक साक्षी मैम थे. तो उन्होंने अपने मॉक सेशंस करे थे, एंड वो दे वुड पॉइंट आउट योर फ्लॉज, और वो कैसे था. एंड
उसके अलावा मैंने उर्विजय ब्राट जो है उनका जो ये ILI इंस्टाग्राम में कोई नाम है, बट मतलब मुझे आई एम मोर फेमिलियर विद द नेम ऑफ सर उर्विजय ब्राट सर। उनके उनके मैंने किया था। सर ने तो इनफैक्ट सर ने लाइव वीडियोस कंडक्ट की थी 3-4 सेशंस में, इन व्हिच ही डेल्ट विद वेरियस एस्पेक्ट्स, सिटिंग, स्टैंडिंग, योर आउटफिट एंड एवरीथिंग। एंड मेरा पर्सनल सेशन हुआ था पर्टिकुलरली जो उर्विजय ब्राट सर के साथ उनके साथ हुआ था, दैट वाज पर्टिकुलरली वेरी हेल्पफुल। तो ये मेरा था। उसके अलावा जो इंटरव्यू के टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए, और इस टाइम पे ऐसा था कि जब इंटरव्यू का मतलब आया तो टाइम कम था, और मेंस के टाइम में तो मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ कि मेंस के टाइम पे जब आप इतना पढ़ लेते हो तो उसके बाद था कि अब यू वोंट नीडेड सम ब्रेक, कि मुझे थोड़ी ब्रेक चाहिए पढ़ाई से। बट वो इंटरव्यू था, ये भी बहुत क्रूशियल होता है, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो regain that focus, क्योंकि immediately after mains आप थोड़ा resting mode में जाते हो। मैं I had resumed my litigation, I started going to the courts, फिर वो एकदम से I stopped going, और उसमें पढ़ाई के मोड में आना बहुत डिफिकल्ट था। तो रादर एक स्ट्रैटेजी हमेशा ये एवरीवन वाज सेइंग कि क्या पढ़ना चाहिए, तो मोस्टली ये था कि आप जो बेयरएक्स है बेसिकली प्रीलिम्स की तरह की, जो आपके बेयरएक्स है बेयरएक्स के साथ आप अपनी वो आप अपना रिफ्रेश करो, जो बेयरएक्स को पढ़ो, या जो करंट ऑफ हैपनिंग्स हैं उसके साथ। फिर थोड़ा आजकल फोकस चल रहा था कि न्यू लॉज पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या जो ट्रेंडिंग थे जैसे कि बेल्स पे कोई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो लिबर्टी एस्पेक्ट एंड बेल का जो था उस पे चल रहा था। सो व्हेन इट कम्स टू बेयर एक्ट, पर्सनली इन माय केस मुझे जरूरत नहीं महसूस हुई बेयर एक्ट को रिफ्रेश करने के लिए, बिकॉज मुझे अब मतलब वो प्रीलिम्स को दे के, और वो कॉलेज के टाइम से आई वाज वेरी मेरी हमेशा पढ़ाई बेयर एक्ट से स्टार्ट होती थी इन कॉलेज। तो एक बेयर एक्ट पे मुझे एक अच्छी खासी गास्प बनी हुई है कि मुझे था कि आई डू नॉट नीड टू प्रिपेयर इट। सो उसके अलावा मेरी जो मिरर प्रैक्टिस होती है, आप यू आर सिटिंग, आप आ रहे हो, एंड इन माय केस माय फादर वाज वेरी हेल्पफुल फॉर माय इंटरव्यू, because वो my father himself is a civil servant and he has a good hold over the do's and don'ts. So मैं पापा के पास with my father I would go and I would मैं एक बार तो ड्रेस रिहर्सल भी किया था कि इनकी जो मैंने इंटरव्यू में अटायर डालना है। I went to his office और प्रॉपर उस तरह प्रॉपर एटिकेट्स, जो एंट्री एग्जिट वाले एटिकेट्स के साथ, एंड देन ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस, एंड उसके साथ आपका बोलने का स्टाइल, आपका एक बोलने की पेस, बिकॉज मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं आई एंड अप स्पीकिंग फास्ट, सो उसका बोलने का प्रैक्टिस इन एवरीथिंग, तो वो था। और पढ़ाई के लिए अब जो है उसके लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहो, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को देखते रहो, और जो आपका थोड़ा बेरा का एस्पेक्ट, थोड़ा जो लैंडमार्क केसेस हो गया, एंड और प्रेपरेशन आप देखो इट कैन गो वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब आप उसको इंटरव्यू अगेन मतलब एक तरह से लेके ओपने के सब देयर इज एन एक्सपांस वाइड ओशन है, आप जितना मर्जी कर लोगे, जितना पढ़ लोगे वो कम है। सो अब तो उसके बाद ये कि आपका इंटरव्यू है वहाँ पे इट्स अबाउट बीइंग योर, जो आपकी पर्सनालिटी रही है शुरू से, जो आपकी द वे यू हैव बीन आपका स्कूलिंग, आपका जो एक आपकी पर्सनालिटी बेसिक डेवलपमेंट होती है एज एंड व्हेन यू ग्रो अप, तो वो होता है, उसी पे चलता है। यू कैन नॉट वर्क मच अपॉन इट, बस थोड़ा एक होना चाहिए कि आपकी इट शुड यू शुड बट दे शुड बी सर्टेन बेसिक गुड ट्रेट्स अबाउट यू, कि आप यू शुड बी बेयरिंग अ प्लेजेंट स्माइल, आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, एंड थोड़ी ग्रेस होनी चाहिए, एंड अबव एवरीथिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हम्बल। सो ये तो आपका बेसिक आउटलुक, इट शुड आपकी जो हम्बलनेस है तो आपको लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैटर हु यू आर, वेयर यू आर, मतलब ये हम्बल होना चाहिए। एंड ये इंटरव्यू में भी इट शुड एक्चुअली रेडिएट करना चाहिए आप में से। सो दिस इज अबाउट इंटरव्यू। Now summing up the entire process, तो मेरा ये रहा है कि I have cracked this exam without any coaching broadly। मेरा तो ये self study रहा है mainly, and मतलब कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इट इज योर पर्सनल चॉइस। और ये नहीं है कि आप कोचिंग लोगे तो आप अगर कोचिंग नहीं लोगे तो आपका नहीं होगा, इट इज नॉट दैट, डेफिनेटली होगा, बिकॉज कोचिंग नहीं मैटर करती, व्हाट मैटर्स इज योर हार्ड वर्क। सो आपका प्रीलिम, जब मैं प्रीलिम्स की बात करूं, प्रीलिम्स इज अबाउट प्योरली, मेरा तो फर्स्ट फॉर्म उसके, मतलब मैं तो गारंटी दूंगा कि अगर आपका बेरक्स में कमांड है, आपका प्रीलिम्स नोबडी कैन स्टॉप योर प्रीलिम्स। एज माय फादर ऑलवेज सेज, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, योर sheer hard work, perseverance and commitment, yes, these are the bare minimum and these are the mandatory requirements, these are the sine qua non of your exam. It is important your focused preparation, आप
कि पढ़ाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, और वो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आपका टाइम टेबल होना चाहिए। आई हैव इन दिस रिस्पेक्ट मेरा ये ड्रॉबैक रहा है कि मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, ना मेरे कोई ऐसे आवर्स डिवाइडेड थे, मेरा बड़ा ही रैंडम सा रहता था। बट एक टाइम आ जाता है कि व्हेन यू हैव नो ट्रैक ऑफ टाइम, सो आप अकॉर्डिंग टू यू आपको लगता है कि मैं तो ज़्यादा घंटे नहीं बने, बट यू रियलाइज कि आप सुबह से लेकर रात तक पढ़ रहे हो, एंड द ओनली टाइम यूर ऑफ बुक्स इज व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो उस हिसाब से तो प्रॉब्लली आपके 12, 13, 15 घंटे भी हो जाते हैं। वो आप टुवर्ड्स द एंड अपने आप आपका हो जाता है। नॉर्मल एक आपका होना चाहिए कि आप आपके एक फोकस, आपकी क्वांटिटी ऑफ आवर्स नहीं, बट कि योर रादर योर क्वालिटी एंड योर फोकस एंड योर ग्रास्प योर इंटरेस्ट। एक आपके अंदर क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा होनी चाहिए टू नो, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आई वांट टू नो, आई वांट टू लर्न। इफ यू हैव दैट क्यूरियोसिटी, आपके अपने आप दिमाग में चीजें बैठेंगी। सो इट इज अबाउट रीडिंग, learning, revising. Read, learn, revise, and revise it as many times as you can, and write. The more you write, the आपके उतने आपके marks आपके enhance होंगे. So this is by broadly my strategy, and with this, I hope I have been able to explain the strategy comprehensively. And if there is any, if I missed out any part or there has been any shortcoming, I apologize for that. But I tried my best कि मैं अपनी जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी जो मेरी रही है और जो मेरी सजेशन रही है उसके बारे में बता पाऊँ। एंड आई एम थैंकफुल टू डेली नॉलेज ट्रैक कि दे गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट आई कैन दे गिव मी अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन express myself, and I wish all the aspirants a very, very good luck, and I hope that you all crack the exam and you achieve success. Thank you.